Good morning everyone. Today we will discuss about good morning. Today we will discuss about unit number 4 and chapter number 7 कार्य ऊर्जा तथा शक्ति वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो दैनिक जीवन में जो तीनों शब्द आपके पास दिखाई दे रहे हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसका हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं, है ना। ठीक है, बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने काम किया या कार्य किया है या इस कार्य को करने के लिए बहुत ऊर्जा लग रही है या इसकी बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है ना। ये व्यक्ति जो होता है दिन भर खेत में काम करता है तो इसके पास में शक्ति ज़्यादा है, ठीक है ना, इसको ज़्यादा एनर्जी लगती होगी। ठीक है, ऐसे दिन में कई बार हम क्या करते हैं, इन शब्दों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कार्य का उपयोग करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं, शक्ति का उपयोग करते हैं, इसकी शक्ति ज़्यादा इसकी शक्ति कम है ना, या शक्ति के स्रोत या ऊर्जा के स्रोत, ऐसे मतलब इन शब्दों का उपयोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, कार्य ऊर्जा और शक्ति क्या करेंगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, अब हम पहले पार्ट को लेकर चलते हैं, कार्य, है ना। पहले हम कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, फिर ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, हम शक्ति के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं किसके बारे में, कार्य के बारे में। तो क्या समझते हैं बताइए कार्य से। जब आप कार्य बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, कार्य मतलब वर्क, बोलिए। कार्य बोलने पर आपके मन में कौन से भाव आते हैं, बताइए। कार्य बोलने पर आपके मन में कौन से भाव आते हैं। देखो दैनिक जीवन में हम बोलते हैं कि भाई हमने किसी वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया, इसको कार्य बोल रहे हैं, है ना। फिर हम पढ़ते हैं तो भी उसको हम कार्य कह देते हैं। ठीक है, लिखते हैं उसको हम कार्य कहते हैं। अगर मोबाइल में हम कुछ काम कर रहे हैं तो भी कार्य कह देते हैं। फिर अगर हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो भी कार्य कहते हैं, है ना। हमने कहीं से एक बोरी को उठाकर दूसरे जगह पर रख दिया, उसको कार्य कहेंगे। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर माइक, ठीक, तो बहुत सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं, है ना। लेकिन फिजिक्स में, भौतिकी में कार्य का मतलब अलग होता है। यानी कि आपका देखना भी आप एक कार्य कहते हो, वर्क कहते हैं ना आप, क्रिया। ठीक है, फिर आप लिखते हो तो उसको भी कहते हो आप कार्य। उसके बाद में अगर आपने कंप्यूटर में काम कर लिया उसको भी आप क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो हम जनरली जो भी हम चीज़ें करते हैं सबको क्या मान लेते हैं, कार्य मान लेते हैं। लेकिन भौतिक शास्त्र में कार्य का क्या होता है, एक विशेष महत्व होता है, एक विशेष इसका क्या होता है, अर्थ होता है। यानी खाना खा रहे हो तो कार्य नहीं है, ठीक है ना। आप खाना खा रहे हो तो कार्य नहीं कराएगा। आपने पढ़ने बैठ गए बुक लेकर इस तरह से, तो ये कार्य नहीं कराएगा। यहाँ पर कार्य कहते किसको है, यहाँ पर कार्य जो होता है वो दो चीज़ों पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला है बल, क्या आपने बल लगाया, है ना। बल लगाना जरूरी है क्योंकि कोई भी कार्य जब यहाँ पर होगा तो विदाउट बल के नहीं होने वाला है, यानी आपको बल की उपस्थिति वहाँ पर अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि केवल बल लगाने से काम नहीं चलेगा, बल के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उस बल का प्रभाव भी दिखना चाहिए। मतलब बल के द्वारा वस्तु का विस्थापन भी होना चाहिए, बल के द्वारा क्या होना चाहिए, वस्तु का विस्थापन भी होना चाहिए। ठीक है, तो कितने चीज़ों की आवश्यकता है हमारे पास कार्य करने के लिए, पहला बल और दूसरा विस्थापन। और ये भी विस्थापन जो है, जिस ओर आप बल लगा रहे हैं उसी ओर क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। यानी बल और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। आपने कुर्सी को ऊपर उठाया, आपने ऊपर की ओर बल लगाया तो कुर्सी कहाँ उठेगी, ऊपर उठेगी, है ना, ऊपर की ओर गति करेगी। तो विस्थापन तो हुआ, लेकिन किस दिशा में हुआ, बल की दिशा में हुआ। तो हमारे पास में जो दो चीज़ें हैं, एक है बल और दूसरी क्या है, विस्थापन। और इन दोनों ही राशियों से किसका निर्माण होता है, कार्य का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब कहेंगे कि इसको परिभाषा क्या होती है कार्य की, तो कार्य की परिभाषा होती है कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ये होती परिभाषा। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल के परिमाण
और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को बल द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। अच्छा, कार्य कौन करता है? बल करता है ना। हालांकि बाद में बोल देंगे कि आप कार्य करते हैं, क्योंकि बल आपने ही लगाया है तो आप कार्य करते हैं क्या बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में बल किसके द्वारा, कार्य किसके द्वारा होता है? बल के द्वारा ही कार्य होता है। किसके द्वारा? बल के द्वारा ही क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी वस्तु पर आरोपित बल के परिमाण यानी बल की मात्रा तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल कैपिटल F तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन कितना हो? D हो, तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? सूत्र कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो बल कितना है आपके पास में? F, और विस्थापन कितना है आपके पास? D। तो ये हो जाएगा W = F × D। याद रखिए, यदि आपने बल लगाया है, अगर विस्थापन नहीं हुआ है तो किया गया कार्य क्या होगा? कुछ कार्य नहीं किया आपने। भाई आपने दीवार पर बल लगा दिया, दीवार आपकी अपने स्थान से नहीं हटी, विस्थापित नहीं हुई, मतलब आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया। आपने कितना ही बल लगाया है, जब तक वस्तु में विस्थापन नहीं होगा तब तक आपके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, या कार्य हुआ है ऐसा नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? बोलिए। अब अभी तो ठीक है कि आपने वस्तु पर बल लगाया और बल की दिशा में ही वस्तु का विस्थापन हो गया। आपने बल लगाया और बल की दिशा में क्या हो गया? वस्तु का विस्थापन हो गया। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम बल लगाते हैं कहीं और विस्थापन जो हो जाता है किसी और दिशा में हो जाता है। होता है ऐसा, कभी देखो कि आपने बल लगाया कहीं और वस्तु किधर और कहीं और फिसल गई। ठीक, जैसे बच्चों के खिलौने होते, मान चलो रेलवे ट्रैक बना हुआ है बच्चों का, और आपने क्या कर दिया? बल को आप अपनी ओर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन भाई जो रेलगाड़ी है खिलौने वाली, वो तो क्या होगी? जहाँ पर पटरी वहीं पर जाएगी ना। आप चाहे किधर भी खींच लीजिए उसको हल्का सा, लेकिन उसको तो जाना कहाँ है? जहाँ पटरी बनी वहीं से जाना है। तो क्या होगा? आप बल कहीं और लगाएंगे और विस्थापन क्या होगा? थोड़ा हटकर हो जाता है, यानी बल की दिशा से कुछ हटकर विस्थापन होता है। इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच में क्या बनना चाहिए? कुछ ना कुछ कोण बनना चाहिए। तो अभी तो बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन D है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन W = F × D लिख दिया। लेकिन यदि बल और विस्थापन के मध्य क्या हो? कुछ कोण बनता हो, तब क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। तो उस चित्र के माध्यम से देखते हैं तो समझ में आपको जल्दी आएगा। देखिए, जैसे मान के चलिए ये आपने बल लगाया, ये बल लगाया आपने, ठीक है, और विस्थापन मान के चलिए ये हो गया वेक्टर D। विस्थापन सदिश राशि है, तो बल और विस्थापन के मध्य क्या बना? कोण बना ना। पहली वाली कंडीशन में क्या था? पहली वाली कंडीशन में तो आपने बल भी उसी दिशा में लगाया और विस्थापन भी क्या हो गया? उसी दिशा में हो गया, बल की दिशा में ही हो गया। ठीक है, जैसे चेयर को आपने ऊपर उठाया तो बल भी ऊपर लगाया, विस्थापन भी ऊपर हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है कि यदि बल हम लगाते इस दिशा में और विस्थापन हो गया वस्तु का इस दिशा में, मतलब बल और विस्थापन के मध्य क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तब उस स्थिति में बल कार्य जो किया गया कार्य है उसको कैसे लिखेंगे आप, जब कोण बना हुआ है? तो देखिए, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश राशि को क्या कर सकते हैं आप बताइए, बोलिए। सदिश राशि को क्या करते हैं आप? दो समकोणिक घटकों में वियोजित
किया जा सकता है। तो भाई इसको जब वेक्टर डी को दो समकोणी घटकों में बांटोगे तो क्या होगा, एक घटक ऊपर की ओर और एक घटक इस तरफ होगा। यस और नो, बोलिए, होगा। कई बार बांटे हमने इसके पहले, है ना। ऐसे कम से कम 10-12 एग्जाम्पल हमने कर चुके हैं कि जिसमें हमने क्या किया है, किसी भी सदिश राशि को क्या किया है, दो समकोणी घटकों में क्या किया है, वियोजित किया है ना। इसका मतलब हम वेक्टर डी को भी क्या कर सकते हैं, दो समकोणी घटकों में क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा, अब आपके पास में यदि कोण आपके पास में बना हुआ है तो क्या आप कोण के माध्यम से ये बता नहीं सकते कि कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा? बोलिए, बता सकते नहीं बता सकते? बोलो, बता सकते। तो कौन सा घटक कॉस होगा भैया बताओ? जिस ओर कोण बना है वो घटक कौन सा होगा, कॉस होगा। तो विस्थापन का ये वाला जो घटक होगा ये क्या होगा, डी कॉस थीटा होगा। और जिस ओर कोण नहीं बना है वो घटक क्या होगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। अब हमारे परिभाषा में आइए आप कि यदि परिभाषा क्या है बताइए, यदि बल और विस्थापन के मध्य बना कोण कितना हो, थीटा हो, तब कार्य बराबर क्या लिखोगे बताइए, W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो, W इज इक्वल टू क्या लिखोगे? भाई हमारे पास परिभाषा क्या है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो अब हमारे पास में बल तो ठीक है F है, लेकिन विस्थापन के तो दो घटक है ना, एक डी कॉस थीटा और एक क्या है, डी साइन थीटा है। तो हमारे काम का कौन सा घटक होगा, डी कॉस थीटा होगा कि डी साइन थीटा होगा, मुझे बताइए, बोलिए। डी कॉस थीटा को, क्यों होगा डी कॉस थीटा? क्योंकि उसकी दिशा किस ओर है, बल की ओर है। और हमारी परिभाषा क्या बोलती है, देखिए, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो हम विस्थापन का कौन सा घटक लेंगे, डी साइन थीटा कि डी कॉस थीटा? बोलो, डी कॉस थीटा लेंगे ना, क्योंकि हमने परिभाषा में पहले बोला है, परिभाषा में क्या बोला है, किसी वस्तु पर आरोपित बल के परिमाण और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो हमारे लिए काम का कौन सा होगा, हमारे लिए काम का बताइए, हमारे लिए काम का कौन सा होगा, बल की दिशा में जो विस्थापन का घटक है वो हमारे काम का होगा, ना कि ये, क्योंकि ये तो बल की कैसा है, दूसरी ओर है, बल की दिशा में ये घटक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे डी के स्थान पर, अब इस डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, डी कॉस थीटा लिखेंगे, बिल्कुल, है ना। और यदि आपने इसको लिख दिया डी कॉस थीटा को इस तरह से, तो मुझे बताइए एफ डी कॉस थीटा बन गया है। और एफ डी कॉस थीटा जब कॉस आता है तो सदिशों का कौन सा गुणनफल कहलाता है बताइए? ये एक आपके पास में सूत्र मिल गया। जब कोण नहीं बना था तो W इज इक्वल टू एफ डी मिल गया, और जब कोण बना तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा मिल गया। लेकिन मुझे बताइए, मैंने सदिशों का गुणनफल आपको पढ़ाया है, सदिशों के गुणनफल में यदि कॉस थीटा आता है तो बताइए ये सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है या सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है? बोले, डॉट गुणनफल कहलाता है कि क्रॉस कहलाता है? याद दिला दूं मैं आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखा करते थे आप, याद है? ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। और मैंने यही एग्जाम्पल दिया था सदिशों के अदिश गुणनफल में। अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने सेम यही वाला एग्जाम्पल आपको दिया था सदिशों के अदिश गुणनफल में। कौन सा? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, है ना। जबकि सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, और ये होता है वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप। तो मुझे बताइए, ये सदिशों का अदिश गुणनफल है, ये सदिशों का सदिश गुणनफल है। यहाँ पर कॉस थीटा लगा हुआ है तो क्या आना चाहिए, यहाँ डॉट आना चाहिए कि क्रॉस आना चाहिए?
डॉट आना चाहिए, आएगा, आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे इसको, यानी ये सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाएगा। यानी कि आप ऐसा लिखेंगे W इज इक्वल टू, या सदिश रूप फिर इसका लिखना है तो सदिश रूप कैसा लिखोगे, सदिश रूप ये लिखेंगे आप W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D। और चूंकि ये सदिशों का अदिश गुणनफल है इसलिए कार्य कैसी राशि होगी, कार्य कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, है ना। कार्य कैसी राशि होगी, अदिश राशि, क्योंकि सदिशों का अदिश गुणनफल है, सदिशों के अदिश गुणनफल में अदिश राशि प्राप्त होती है। वैसे भी इस चैप्टर को पूरा याद रखिए, कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों की तीनों राशि कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है। पूरा चैप्टर अदिश है, तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि, है ना, कार्य ऊर्जा और शक्ति जो है तीनों कैसी राशि हैं, अदिश राशियाँ हैं। तो ये आपके पास में सदिश रूप हो जाएगा। तो अब कितने आपके पास में रूप हो गए बताइए कार्य के। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो W बराबर F इंटू डी। जब बल और विस्थापन के मध्य क्या बनता है, कोण बनता है, तो एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। और केवल सदिश रूप पूछेगा कि भाई बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल कौन सा है, अदिश गुणनफल है, इसलिए ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है ना। मात्रक पर हम चर्चा कर ले तो इसके दो मात्रक होते हैं जनरली। ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है जूल, जिसको जे भी लिखते हैं, है ना, या सिर्फ क्या क्या लिखेंगे, कैपिटल जे। और सीजीएस मात्रक जो होता है इसका क्या होता है, अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ, ठीक। तो ये आपके पास में दो मात्रक हो गए। विमीय सूत्र बताइए क्या होगा, विमीय सूत्र याद करवा चुका हूं मैं, बोलिए विमीय सूत्र क्या होता है। यस, एम एल टू टी माइनस 2, ये विमीय सूत्र हो जाएगा। और राशि कैसी होगी, अदिश राशि होगी, बिल्कुल राशि कैसी होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको क्या हो जाता है, कार्य, उसका मात्रक, विमीय सूत्र, प्रकृति पता चल गई। और 3 सूत्र हमारे पास में पता चल चुके हैं, एक सिंपल, एक कोण के साथ और एक सदिश रूप। क्लियर दैट, है ना। कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। अब कार्य के प्रकार भी क्या होते हैं, 2-3 प्रकार हैं कार्य के, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। अब धनात्मक कार्य किसको कहेंगे, ऋणात्मक कार्य किसको कहेंगे और शून्य कार्य किसको कहेंगे, इस पर हम क्या करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला होगा आपका धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य, यहां पर परिभाषा 2 प्रकार से बनती है। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं कैसी हो, समान हो। आपने जिस दिशा में बल लगाया है और वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में हुआ है, या फिर बल और विस्थापन के मध्य बना कोण कैसा हो, न्यून कोण हो, 90 अंश से कम हो, तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, धनात्मक कार्य कहलाता है, ठीक है। कैसी परिभाषा, यानी कि बल भी आपने उसी दिशा में लगाया और विस्थापन भी आपका क्या है, उसी दिशा में है। बल और विस्थापन दोनों की दिशा कैसी है, समान है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि बल भी उसी दिशा में और विस्थापन भी उसी दिशा में है। या फिर एक कंडीशन और है कि बल आपने इस दिशा में लगाया और विस्थापन आपका इस दिशा में हुआ, ठीक। तो यहाँ पर क्या बना, न्यून कोण बना कि नहीं बना बताइए, 90 अंश से कम कोण बना है,
ठीक, तो दोनों स्थिति में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा? आपका धनात्मक कार्य कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। कौन सा वर्क कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। ठीक है, धनात्मक कार्य। तो परिभाषा क्या बनेगी बताइए, क्या बनेगी परिभाषा? जब बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं कैसी हो? समान हो। जब बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं समान हो, या बल और विस्थापन के मध्य बना कोण न्यून कोण हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है, पॉजिटिव वर्क कहलाता है। एग्जाम्पल, जब आप क्या करते हैं, कुएं से, है ना, बाल्टी ऊपर की ओर क्या करते हैं? खींचते हैं। ठीक है, रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को क्या करते हैं? जब हम कुएं से ऊपर की ओर क्या करते हैं? खींचते हैं। तो आपने बल किधर लगाया? बोलिए, आपने बल किधर लगाया? बाल्टी पर बल लगाया, किस ओर? ऊपर की ओर ना। और बाल्टी भी किधर आई है बताइए? बाल्टी भी किधर विस्थापित हो रही है? ऊपर की ओर। तो बताइए, बल भी ऊपर, विस्थापन भी ऊपर, तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा? धनात्मक कार्य कहलाएगा। बात समझ में आ गई? यस। टेबल पर आपने बुक को रखा हुआ है, टेबल को आपने खींचा अपनी ओर, तो टेबल किसकी ओर आएगी? आपकी ओर। सॉरी, बुक को आपने खींचा तो क्या होगा? बुक किसकी ओर आएगी? आपकी ओर आएगी। तो आपने भी अपनी ओर बल लगाया, और बुक का जो विस्थापन है वो भी क्या हुआ? आपकी ओर ही हुआ। तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? धनात्मक कार्य कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी कि बल और विस्थापन जो है वो दोनों की दिशा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, एक दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा? धनात्मक कहलाएगा। और भी यदि हम इसमें देखें न्यून कोण, तो न्यून कोण वाला मैंने आपको बता दिया, 90 अंश से कम अगर कोण रहेगा, तो क्योंकि 90 अंश से कम कोण में जितने भी कॉस के मान है सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो रहेंगे, निगेटिव कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए भी धनात्मक कार्य आपके पास में आ जाता है। एग्जाम्पल देख लो, अगर धनात्मक होता है कि नहीं भाई, है या इस कोण में धनात्मक है कि नहीं, देख लो भाई। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा, एक ही दिशा में है ना। जबकि यहाँ पर थीटा बना हुआ है। आप अगर मान के चलिए आप इसी को इसी दिशा में कर देंगे इस तरह से, ये देखिए, तो क्या होगा? ये 0 होगा कि नहीं होगा बताओ? अभी मान चलो 20-30 कुछ भी बना होगा, जब ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे कितना कोण बनेगा बताइए? कितना बनेगा? 0 बनेगा, है ना। तो देख लो, कार्य धनात्मक आता है कि W बराबर एफ डी कॉस थीटा हमारा सूत्र है। एफ डी और कॉस थीटा के स्थान पर कितना रखो? 0। और कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। और cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो एफ डी आएगा केवल आंसर। और ये एफ डी क्या आया? धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया? धनात्मक आया। इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक कार्य हो जाएगा। और एग्जाम्पल मैंने आपको दे चुका। एग्जाम्पल क्या है आपका? कुएं से रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को कुएं से ऊपर की ओर खींचने पर, है ना, बल भी ऊपर की ओर लगता है और बाल्टी का विस्थापन भी क्या होता है? ऊपर की ओर लगता है। अतः बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? धनात्मक कार्य है। ठीक है। दूसरा कार्य है आपका ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। अब इसमें क्या होगा? आपने, अब यहां देखिए क्या होने वाला है। आपने बल लगाया इस ओर, और मान के चलिए वस्तु का विस्थापन हो गया इस ओर। ठीक, बल लगाया आपने इस ओर और विस्थापन किस तरफ हो गया? इस ओर हो गया। तो बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं कैसी होगी बताइए? अब विपरीत हो गई। हो गई विपरीत हो गई। तो यहां पर जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? का ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि आपकी दिशा क्या हो चुकी? बदल चुकी है। और आपको मालूम है जब दिशा बदलती है तो धनात्मक जो सदिश राशि उसकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो देखिए, यानी आप अगर बल को धनात्मक मानते हो तो विस्थापन को क्या करना पड़ेगा? आपको ऋणात्मक मानना पड़ेगा, कि दोनों सदिश राशि है। तो यदि बल को इस ओर आप धनात्मक मानते हो तो विस्थापन किस ओर क्या करना पड़ेगा? ऋणात्मक मानना पड़ेगा। और यहाँ पर कोण कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 180 अंश का कोण बनेगा, जिसको रिजु रेखा पर बना कोण कहते हैं।
या ऋजुरेखी कोण भी कहते हैं। याद है आपको, है या नहीं? सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? होता है 180 अंश। हाँ हाँ। या फिर बल और विस्थापन के मध्य बना कोण क्या हो? अधिक कोण हो, 90 से अधिक। मैंने मतलब बल आपने इधर लगाया और विस्थापन इस तरफ हो गया, तो बताइए कितना कोण बना? अधिक कोण। ये कौन सा कोण है? अधिक कोण। समझ गए? तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? आपका ऋणात्मक कार्य कहलाता है। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी? जब किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत हो अथवा बल और विस्थापन के मध्य बना कोण अधिक कोण हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। इज इट क्लियर? यस और नो? परिभाषा में दोनों बातें आ रही है। बल और विस्थापन दोनों की दिशा कैसी हो? विपरीत हो, अथवा बल और विस्थापन दोनों के मध्य बना कोण कैसा हो? अधिक कोण हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। यस? और उसी में अगर इसका एग्जाम्पल देखना, अब कार्य ऋणात्मक है क्या नहीं देख लो। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, है ना? और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बताइए? एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1। तो बताइए क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर? क्या आ जाएगा? कॉस 180 का मान 180 अंश, तो -1 हो जाएगा। तो माइनस जब गुणा होगा तो क्या होगा? -FD आ जाएगा। ये कैसा है बताइए? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? है ऋणात्मक। हाँ, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर दैट? यस और नो? एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा वही रस्सी बाल्टी वाला। ठीक है, आप बाल्टी को क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर खींच रहे हैं, लेकिन पृथ्वी भी तो बाल्टी को क्या कर रही होगी? नीचे की ओर खींच रही होगी ना। पृथ्वी पर जो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। तो मुझे बताइए, जब आप बाल्टी को ऊपर खींच रहे थे तो आपके द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक कार्य हुआ। क्यों? क्योंकि आपने बल ऊपर लगाया, बाल्टी भी ऊपर आई, मतलब आपके द्वारा जो बल लगाया गया उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? धनात्मक है। लेकिन मुझे बताइए, उस समय बाल्टी पर पृथ्वी बल लगा रही होगी नहीं लगा रही होगी? बताइए, बोलिए, क्या उस समय बाल्टी पर पृथ्वी बल नहीं लगा रही होगी? लगा रही होगी। यानी कि पृथ्वी गुरुत्वीय बल लगा रही है नीचे की ओर, और उसके गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगने के बाद भी बाल्टी कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। तो गुरुत्वीय बल कहाँ लगा? नीचे। तो बल की दिशा नीचे हो गई और बाल्टी कहाँ जा रही है? ऊपर। तो मुझे बताइए, ये वाली कंडीशन फॉलो हुई कि नहीं? बल लग रहा है नीचे की ओर और विस्थापन कहाँ हो रहा है? ऊपर की ओर। तो बल और विस्थापन के बीच बना कोण कितना हो गया? 180 अंश हो गया। यानी कि बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं कैसी हो गई? कैसी? विपरीत हो गई। इसलिए गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। क्यों धनात्मक है? क्योंकि आपने बल ऊपर लगाया है, बाल्टी भी ऊपर उठी है, ऊपर विस्थापित हुई है, इसलिए आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। लेकिन गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? बोलिए, ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक, क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल इसका सुनिए। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसे? वस्तु घर्षण बल किधर लगता है बताइए? गति की विपरीत दिशा में। यस, अभी आपने जस्ट घर्षण बल पढ़ा है ना इसकी पहले। तो घर्षण में क्या पढ़ा आपने? वस्तु आगे की ओर गति करती है और घर्षण किधर लगता है? पीछे की ओर। लेकिन घर्षण के कारण वस्तु पीछे तो गति करने नहीं लगती। तो घर्षण बल किधर लग रहा है? पीछे की ओर। उस बल के लगने के बावजूद भी वस्तु कहाँ जा रही है? आगे की ओर जा रही है। तो बल किधर लगा? घर्षण बल पीछे, वस्तु किधर विस्थापित हो रही है? सामने। तो बताइए, बल पीछे, वस्तु आगे, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? बोलिए, ऋणात्मक। क्योंकि घर्षण बल और विस्थापन दोनों की दिशा कैसी हो गई है? अपोजिट हो गई है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। ठीक।
कार्य का तीसरा प्रकार, शून्य कार्य। कौन सा कार्य? शून्य, जीरो वर्क। अब इसमें क्या होता है? शून्य कार्य में यह होता है या तो बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन ही क्या हो जाए, शून्य हो, मतलब विस्थापन हो ही ना। जैसे आप दीवार पर बल लगा रहे हैं और दीवार पर बल लगाने पे आपको मालूम है कि आप कितना ही बल लगा ले क्या होगा, कितना ही बल लगा ले क्या होगा, क्या वो दीवार हट जाएगी? क्या बोलिए, विस्थापित हो जाएगी? हाँ, आप गए और ट्रक को धक्का लगाने लगे, ट्रक पर बल लगाने लगे, तो क्या आप ट्रक आपसे हिल जाएगा? क्या क्या आप धक्का लगाएंगे ट्रक विस्थापित हो जाएगा 1 मीटर तक? बोलिए, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। मतलब ये है कि बल लगाने पर यदि विस्थापन उत्पन्न ना हो तो भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। या फिर बल और विस्थापन दोनों के मध्य बना कोण कैसा हो, समकोण हो। यानी यदि पहली कंडीशन ये है कि बल आरोपित करने पर D इज इक्वल टू कितना हो, 0 हो, बल का विस्थापन ही ना हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। दूसरी कंडीशन होगी कि यदि आपने बल तो लगाया ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जैसा भी लगाया आपने, और वस्तु का विस्थापन किस तरफ हो गया, इस ओर हो गया, तो कोण कितना बना बताइए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य के, दोनों ही स्थितियों में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कैसे शून्य होगा। कैसे देखो, पहली कंडीशन के लिए बात करते हैं। F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या है, एफ डी कॉस थीटा, है ना, ये सूत्र। भाई D इज इक्वल टू 0 हो चुका, जब D इज इक्वल टू 0 रखोगे W इज इक्वल टू F इंटू डी, यहाँ थीटा का मतलब ही नहीं है, एफ डी से काम चलाओ, थीटा इज D इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। क्या चर्चा कर रहे हैं, 5 मिनट आगे हो घड़ी। W इज इक्वल टू, हाँ क्या हुआ, D का मान कितना हो गया, D का मान शून्य हो गया। जब D का मान शून्य हो गया तो क्या हो गया, कार्य बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये W इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहां देखिए W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90, थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू भी क्या होता है, 0 होता है। तो बताइए 0 का गुणा होगा तो W बराबर कितना आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, किया गया कार्य क्या हुआ, शून्य हो गया। समझ में आ गई बात। तो परिभाषा अब क्या होगी, परिभाषा देखो, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर वस्तु में उत्पन्न विस्थापन शून्य हो या बल और विस्थापन के मध्य बना कोण 90 अंश हो, समकोण हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य कहलाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि आपने बुक को पकड़ के बैठा हुआ है इस तरह से, तो मुझे बताइए आपने बल तो लगाया है उस पर, या उस बुक पर कौन बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है ना, बुक पकड़ के ऐसे रखोगे तो। लेकिन क्या बुक विस्थापित हुई क्या, केवल पकड़ कर रखने से। हाँ, नीचे से ऊपर उठाओगे तो विस्थापन हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ केवल बुक को इस तरह से पकड़ कर रखा है, तब यहां पर विस्थापन नहीं हुआ है, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। आपने दीवार पर बल लगाया, दीवार नहीं हटी, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल होता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली सिर पर सूटकेस को रखकर सामने की ओर चल रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, फिजिक्स में शून्य कहलाता है। हालांकि कुली के सामने यदि आप ऐसा बोलेंगे कि तूने कोई कार्य नहीं किया है, तो वो वाला सूटकेस तुम्हारे ऊपर पटक देगा, वो होगा कि नहीं होगा। हाँ, पैसा देना पड़ता है ना उसको सामान ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिजिक्स मानता है कि कुली द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है। अब उसका तर्क भी सुनिए क्यों। वैसे तो उसको
हमको कार्य करने के लिए पैसा देना पड़ता है, दैनिक जीवन में उसने कार्य किया है। लेकिन फिजिक्स कहता है कि जब कुली ने सूटकेस को अपने सिर पर रखकर सामने की ओर चल रहा है तो उस स्थिति में वो उस सूटकेस पर कोई बल नहीं लगा रहा है। बल कौन लगा रहा है? गुरुत्वीय कौन बल लगा रहा है? गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो गुरुत्वीय बल तो नीचे की ओर कार्य कर रहा है और उसको संभालने के लिए क्या कर रहा है? कुली क्या कर रहा है? उस पर ऊपर की ओर बल लगा रहा है, ठीक है ना, सिर पर जब रखा है उसने तो बल क्या है? या तो नीचे लग रहा है मान के चलो, या ऊपर लग रहा है। लेकिन और सूटकेस कहाँ जा रहा है? सूटकेस कहाँ जा रहा है? सामने की ओर जा रहा है। तो मुझे बताइए, बल लगा नीचे की ओर गुरुत्वीय बल और सूटकेस कहाँ जा रहा है? सामने की ओर। तो बल हो गया ऊपर और विस्थापन हो गया सामने। तो कोण कितना बन गया बताइए, बोलिए? ये हो गया ना, विस्थापन इस तरफ होगा कि नहीं होगा? और बल किधर लग गया? ये हो गया गुरुत्वीय बल मान के चलिए, और ये हो गया विस्थापन। तो सूटकेस जा रहा है इस ओर और बल लग रहा है इस ओर, तो कोण कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। और जब 90 डिग्री बन गया तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई उस सूटकेस को संभालने के लिए कुली ने बल कहाँ लगाया? ऊपर की ओर। उसको संभालने के लिए कहाँ पर बल लगाया? भाई उसके सिर पर भार आ रहा है ना, तो उसको संभालने के लिए क्या किया उसने? ऊपर की ओर बल लगाया, तो भी वो सामने की ओर बढ़ेगा। तो अब उसके द्वारा बल ऊपर लग रहा है और सूटकेस कहाँ जा रहा है? जब वो गति करता है तो सामने की ओर गति करता है। तो फिर बताइए कोण कितना बनेगा? फिर से कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और जब 90 डिग्री बनेगा तो आपको मालूम है 90 डिग्री में किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछता है कि सूटकेस है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुली सूटकेस को पकड़कर सामने की ओर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपके पास में कार्य के प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक कार्य में थीटा इज इक्वल टू 0 है, न्यून कोण है। ऋणात्मक कार्य में थीटा इज इक्वल टू 180 है, अधिक कोण है। और शून्य कार्य में डी इज इक्वल टू 0 है या थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।